गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ध्यान फिजिक्स एप्लीकेशन में वंस अगेन आप सभी लोगों का स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने सॉलिड स्टेट के बारे में अभी तक के करीब में अच्छा खासा नंबर ऑफ लेक्चर एंड अच्छे खासे टॉपिक के बारे में तो यूं कह लें लगभग 80% टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है। आफ्टर दैट जो भी हमने क्लोज पैकिंग ऑफ क्रिस्टल करना स्टार्ट किया था, मतलब क्लोज पैकिंग ऑफ एटम निविड संकुलन जो करना स्टार्ट किया था परमाणुओं का, उसके जस्ट बाद हमारे पास कुछ इंटेक्स के क्वेश्चन है। जैसा हमने आपको पहले भी प्रॉमिस किया था कि अपने टॉपिक जैसे जैसे अपने कंप्लीट होते जाएंगे उसके इंटेक्स के भी सवाल हम लोग पैरेलली लगाते चलते चले जाएंगे। डन। तो आ जाइए जरा, आज की वीडियो में हम लोग अपने इंटेक्स के क्वेश्चन पर डील करेंगे एंड अगले टॉपिक अगले वीडियो ऑनवर्ड्स हम लोग बात करेंगे क्रिस्टल डिफेक्ट के बारे में, मतलब क्रिस्टल दोष के बारे में। तो चलिए कॉपी और पेन निकाल लीजिए एंड एक साइड से क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। पहले बात, दूसरी बात, कुछ बच्चों का फीडबैक आया था कि सर जो भी क्वेश्चन आप कराते हैं तो आप उसको मतलब यहाँ बोर्ड पे भी लिख दिया कीजिए। कोई दिक्कत नहीं यार, हम तो बिल्कुल आपके फीडबैक के वेट ही कर रहे हैं कि आप जो भी फीडबैक देंगे हमें तो थोड़ा बहुत आपके अकॉर्डिंगली तो आना ही होगा। डन। तो हम बिल्कुल इस पर काम करेंगे। आइए आज की वीडियो से हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो भी क्वेश्चन होगा आपका हम उसके सोल्यूशन आपके सामने यहाँ पर डालना स्टार्ट करते हैं। डन। चलिए एनसीईआरटी साथ में आप लोग निकाल दीजिएगा एंड क्वेश्चन अपना टिल 1.13 मतलब 1.13 तक के करीब में डिस्कस हो गया था। आज हम लोग को स्टार्ट करना है 1.14 के बारे में। तो ये आपका कंप्लीट इंटेक्स क्वेश्चन है और पहला ही क्वेश्चन आपका 1.14 वाला। तो चलिए सबसे पहले इसको देखते हैं। आइए पहले पढ़ते हैं कि क्वेश्चन क्या दे रखा है। क्वेश्चन दे रखा है आपका, व्हाट इज द टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अ मॉलिक्यूल इन स्क्वायर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। मतलब द्विविमीय वर्गाकार निविड संकुलन में, मतलब टू डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में, लेयर में कितने कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं, कितना उपसहसंयोजन संख्या होता है। तो बताएं बच्चों, क्या ये चीजें आपके नोट्स में लिखा है? हमने आपको डायग्राम भी बताया था एंड अकॉर्डिंगली आपको बताया था कि कैसे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 4, है ना। ध्यान आ रहा है? देखिए किस तरीके से हम कर रहे हैं। टू डायमेंशन में हमने स्क्वायर बोला और हमने आपको बताया था कि टू डायमेंशन में दो अलग अलग केस होते हैं, एक स्क्वायर वाला और एक होता है आपका हेक्सागन वाला। कौन सा वाला? हेक्सागन वाला। तो इस सवाल के लिए ना आप एक काम कर लो, या आप डायग्राम बना लो और उसके जस्ट बाद आप इस तरीके से किसी भी एक एटम को शेड कर दीजिए और अगल बगल वाले सभी भी एटम के सेंटर को आप मिला लें जो उसके साथ टच में है, जो उसके साथ टच में है। इसके नीचे आप चाहे तो लिख सकते हैं टू डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। क्या लिख देंगे इसके नीचे? टू डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, पैक्ड स्ट्रक्चर। अब देखिए ये तो हो गया जो डायग्राम बेसिस वाली चीजें होगी और चीजें तो यही खत्म हो रखी है कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 4। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है कि बोर्ड में जिस भाषा में आपसे सवाल पूछा है आपको फाइनल आंसर भी उसी भाषा में लिखना होता है। तो चूंकि ये अपना पहला चैप्टर है तो हम तो ये सारे काम आपके लिए ही करते चलते हैं कि भाई जो भी क्वेश्चन जिस लाइन में पूछा है धीरे धीरे आपकी आदत पड़ जाएगी तो हम चीजों को थोड़ा और ले चलेंगे। अब पूछा व्हाट इज द टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अ मॉलिक्यूल इन स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर कैसे देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे द कोऑर्डिनेशन नंबर, ऐसे लिखते हैं इसका, द कोऑर्डिनेशन नंबर of a molecule in square closed in two dimensional। उसने स्टार्टिंग में टू डायमेंशनल बोला तो आपका मन कर रहा है बाद में लिख दो, या फिर आप यहां पे भी लिख सकते हो द टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अ मॉलिक्यूल इन स्क्वायर क्लोज्ड पैक्ड, या फिर आप यहां लिख दो टू डायमेंशनल स्क्वायर। जिस भाषा में देखो जो सवाल लिखा है ना उसी भाषा में आपको आंसर देना है। तो आपको ना ये लाइन के थ्रू आंसर एंड करना होता है, ये आपको याद नहीं करना होता है, इसको आपको समझना है। लॉजिक तो यही खत्म हो गया कि सर कोई भी आप एक एटम पकड़ो तो उसको कितने एटम सराउंड कर रहे हैं, 1 2 3 और 4, और इन सभी चारों परमाणुओं के केंद्र को जब आप मिलाते हो तो आपको एक वर्ग की प्राप्ति होती है, मतलब एक वर्गाकार आकार आता है आपको, है ना। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, टू डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज्ड पैक्ड लेयर। अब बस आगे आप क्या लगा दो, इज कितना, इज 4, दैट्स इट। इस क्वेश्चन का तो आपका आंसर यही हो गया। डन। तो इसमें तो खैर कुछ समझाना आपको है नहीं, सिंपल पूछा है उपसहसंयोजन संख्या कितनी होगी टू डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज्ड पैक्ड लेयर के लिए।
फटाफट से आप इसको नोट कर लीजिए, मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूं। नोट कर लिया गया। चलिए अब अपन इसको मिटा देते हैं एंड करते हैं अपना अगला सवाल। देख रहे हो जो भी चीजें आपके यहाँ इंटेक्स्ट में आ रही हैं वो तो मोस्टली सवाल आपके क्लास नोट्स में ही कवर हो चुके हैं एंड जो बचे खुचे कंसेप्ट है वो भी हम इंटेक्स्ट के थ्रू कवर कर लेंगे। 1.14 हो चुका है। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ जो कि है आपका 1.15। आइए देखते हैं 1.15 क्या है। एक अच्छा सवाल है, मतलब आपको हमने बताया था टोटल नंबर ऑफ एटम अगर n है, फिर से सुन लीजिए, टोटल नंबर ऑफ एटम आपके अगर n है तो टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड कितने हो जाएंगे बच्चों? टेट्राहेड्रल वर्ड एंड ऑक्टाहेड्रल वर्ड आपको ध्यान आ रहा होगा, जस्ट हम लोगों ने सेकेंड लास्ट वीडियो में कवर किया था। वही जो दो लेयर हम लोग तैयार करते थे और हेक्सागोनल वाला जब लेयर लेकर के हम स्टार्ट करते थे, दो टाइप के आपके वर्ड मिलते थे, एक आपका ऑक्टाहेड्रल और एक आपका टेट्राहेड्रल। डन। तो कितना होता था अगर टोटल नंबर ऑफ एटम अगर n हो तो टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड आपके होते थे 2n एंड टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड आपके कितने हो जाते थे? वो हो जाता था आपका n। ये बात तो आपको समझ में आ रहा होगा। डन। आए स्टार्ट करते इस वाले सवाल के लिए। क्या बोल रखा है आपको? आपको बोला है कि अ कंपाउंड फॉर्म्स हेक्सागोनल क्लोज पैकेज स्ट्रक्चर। हमने आपको पहले भी बता दिया हेक्सागोनल में ज्यादा पढ़ना नहीं अपने को, लेकिन हाँ फिर भी अगर सवाल पूछा है तो हम आगे बढ़ते हैं। कौन सा वाला आपका क्लोज पैक स्ट्रक्चर है बच्चों? हेक्सागोनल वाला आपका क्लोज पैक स्ट्रक्चर है। अब आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वॉइड इन 0.5 मोल ऑफ इट। जब अगर आपके पास उस सबस्टांस का, उस सॉलिड का, उस पदार्थ का आपके पास 0.5 मोल हो, कितना मोल हो? 0.5 मोल हो, तो कितने इसके अंदर में टोटल वॉइड होंगे और उसमें से कितने आपके टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे? सवाल में दो क्वेश्चन आपका, एक तो आपसे टोटल वॉइड पूछा है और एक आपसे क्या पूछा है कि इंडिविजुअली टेट्राहेड्रल वॉइड कितना है। अब आप जानते हो कि 3 डायमेंशनल में तो दो वॉइड होते हैं, एक टेट्राहेड्रल और एक ऑक्टाहेड्रल होते हैं ना, तो हम इंडिविजुअली टेट्राहेड्रल वॉइड भी निकाल लेते हैं, इंडिविजुअली ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी निकाल लेते हैं। डन। अच्छा जी, तो आपके पास पहले ये तो पता पड़े कि कितने परमाणु हैं, क्योंकि टेट्राहेड्रल वॉइड आपके 2n होते हैं एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड आपके n होते हैं। लेकिन वो कब? जब आपको ये पता हो कि टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं। उसी टोटल नंबर ऑफ एटम को ही तो आपने क्या बोला था? n बोला था। सही है। तो टोटल नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए आपको किसका डेटा दे रखा है? आपको डेटा दे रखा है, वी हैव गिवन, आपको डेटा दे रखा है, मोल दे रखा है आपको। सिंपल, वी हैव गिवन 0.5 मोल ऑफ सबस्टांस। मोल सबस्टांस हम लोगों को कितना मोल दे रखा है सबस्टांस? 0.5 मोल। और बच्चों इस चीज को तो आप रफ में भी लिख लो, मतलब कॉपी की टॉप पे लिख लेना। ये तो हमने आपको पहले भी समझाया था मोल कॉन्सेप्ट में कि कभी भी अगर आपके पास एक मोल होगा तो इसका मतलब कितने परमाणुओं की संख्या? वह होता है आपका 6.022 इंटू 10 की घात कितना होता है आपके पास? 23 आपके क्या आ जाएंगे? नंबर ऑफ एटम आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? 23 नंबर ऑफ एटम। मोस्टली तो पार्टिकल्स होते हैं, बट इस सवाल के हिसाब से उसको हम एटम लिख सकते हैं। अब चूंकि पार्टिकल में एटम भी आ जाएगा आपका, मॉलिक्यूल भी आ जाएगा आपका और आयंस भी आ जाएंगे, लेकिन यहां पर आपको एटम से डील करना है, तो दैट्स व्हाई हमने वहां पे क्या लिखा है? एटम लिखा है। डन। आपको कितना मोल सबस्टांस दे रखा है? 0.5 मोल दे रखा है ना। अब आपको पता है 1 मोल बराबर इतने परमाणु। अरे बोलो, 1 मोल बराबर इतने परमाणु, तो आप यहां पे लिख दो वी नो क्या जानते हो आप? 1 मोल कंटेन्स, देखिए कैसे बोर्ड में लिखते हैं उसकी आदत आप डालें। थोड़े बहुत लैंग्वेज आपके बदल सकते हैं, बट आपको समझाना पड़ेगा। कितने एटम कंटेन करते हैं? 6.022 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा? 23 नंबर ऑफ एटम। अब आप एक बात बताओ, आपको एक ही नियम में किसका हिसाब मिल गया? एक का हिसाब मिल गया, इसीलिए आप अगले लाइन में क्या लिखोगे? इसीलिए 0.5 मोल में कितना हो जाएगा? 0.5 मोल कंटेन्स कितना बताएं जरा? बस 1 रुपए में इतने चॉकलेट, तो 0.5 रुपए में इतना होगा 0.5 चॉकलेट होता है ना। तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे? 6.022 इंटू 10 टू द पावर कितना आ जाएगा? 23 को आपको मल्टीप्लाई कर देना है 0.5 से। इतने तो आपके नंबर ऑफ एटम होंगे। ध्यान से सुनिएगा जरा, हम क्यों निकाल रहे हैं नंबर ऑफ एटम? हम इसलिए निकाल रहे हैं कि एक बार आपका नंबर ऑफ एटम आ गया तो चाहे से वो कोई सा भी यूनिट सेल हो,
आपको तो पता है कि टेट्राहेड्रल वर्ड कितना होता है 12 एंड ऑक्टाहेड्रल वर्ड कितना होता है आपका n होता है ना। तो चलिए बस जस्ट इसको आपको किससे गुना करना है 0.5 से। तो देखिए किस तरीके से हम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे। इसको तो ये कर दो, अब आप एक काम कर लो, इसको कट कर दो 2 से। क्यों कर रहा, क्योंकि ये 2 से ये पूरा कट जाएगा, कट जाएगा। आपको अगर दिक्कत होता तो पहले ही आप यहाँ पे 1 2 3 इस डेसिमल को उड़ा के कर दें और इस 2 से इसको काटोगे तो ये आपका कट जाएगा इसमें। फिर से इस डेसिमल को यहाँ एडजस्ट कर दीजिए तो आपको कितना मिल जाएगा 3.011 इंटू 10 की पावर कितना 23 नंबर ऑफ एटम होगा। मतलब 0.5, मतलब इसीलिए आप आगे लिख सकते हो हेंस, क्या बोल सकते हो आप, हेंस 0.5 मोल कंटेन्स, क्या लिख दोगे आप 0.5 मोल कितना कंटेन कर रहा है बच्चों, वो आपका कंटेन कर रहा है इतना नंबर ऑफ एटम। कितना नंबर ऑफ एटम, इतना नंबर ऑफ एटम। डन। अब आ जाए सवाल पे। सवाल क्या बोलता है, आपसे पूछा है टेट्राहेड्रल वर्ड कितने होंगे, टोटल वर्ड कितने होंगे। तो आप यहां पे क्या लिख दोगे, वी नो दैट, वी नो, ये भी आपको लिखना चाहिए, वी नो दैट टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड, टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड, हेड्रल वर्ड इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स कितना बोल दोगे आप, नंबर ऑफ एटम्स। 2 टाइम नंबर ऑफ क्या बोल दोगे आप यहाँ पे, 2 टाइम नंबर ऑफ एटम्स। तो बहुत सारे, इसलिए आपको आगे क्या लगाना पड़ेगा, एटम्स लगाना पड़ेगा। डन। चलिए तो टेट्राहेड्रल वर्ड तो आपको पता पड़ गया कि 2 गुना होता है नंबर ऑफ एटम के, और नंबर ऑफ एटम अभी आपने निकाला है तो कितना बन जाएगा, 2 गुना कितना आ जाएगा 3.011 इंटू 10 टू द पावर कितना आ जाएगा, इतना आपका क्या आ गया, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड आ गया। चाहे तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, जस्ट 2 से गुना करोगे तो सेम वही बन जाएगा, इनटू कितना हो जाएगा 10⁻23। ये आ गया किसके भैया संख्या, ये आपका आ गया, इसीलिए टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स, टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स आपको पता पड़ गया कितना है भैया, ये तो आप मान लो, लेट से चलो इक्वेशन नंबर 1। अच्छा जी, आप तो ये भी फॉर्मूला से जानते हो, आप ये भी जानते हो ऑल्सो, क्योंकि आपने देखो ऊपर में वी नो दैट लगा दिया है। देखिए अभी आपको तो समझ में नहीं आएगा कहाँ ऑल्सो लगाना है और कहाँ क्या लगाना है, या फिर बहुत सारे लोगों को तो लिखना आ भी रहा होगा। डन, कोई बात नहीं, हम 3-4 क्वेश्चन को इस तरीके से लिखेंगे तो चीजें अल्टीमेटली आपको भी आ जाएगा। आप भी पैटर्न पकड़ लो, इसके लिए परेशान मत हो कि सर मुझे कब पता पड़ेगा ऑल्सो लगाना चाहिए। लेकिन जब अगर आप इस तरीके से लिख रहे हैं, गारंटेड आपके एक भी मार्क्स आपके पेपर में नहीं कटेंगे। डन। आए जरा ऑल्सो, क्यों, अभी अपने को ऑक्टाहेड्रल के बारे में भी बोलना है, तो आप क्या लिख दोगे यहाँ पे, लिख सकते हो आप यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ, क्या आ जाएगा आपके पास, आ जाएगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना हो जाएगा। ऑक्टाहेड्रल वॉइड बच्चों कितना होता है, उतना ही होता है जितना आपके पास नंबर ऑफ एटम होता है। कितना होता है, नंबर ऑफ, जितना आपके पास एटम होता है उतने ही नंबर ऑफ आपके क्या होंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगे। और नंबर ऑफ एटम आपके पास कितना है 3.011 इंटू 10 टू द पावर कितना हो गया 23, इतना आपका आंसर आएगा। डन। इसको तो आप मान लो क्या, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन की बात नहीं है, एक्चुअली आपसे सवाल में तो एक ये पूछा है, तो एक पार्ट तो आपका यही निकल गया, तो इसको तो आप क्या कर लो। अब चलिए अब आप जस्ट इसके नीचे क्या लिख देंगे, इसके नीचे लिख दीजिएगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, क्या लिख देंगे यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड क्या सेकेंड वी गेट, आगे लिख सकते हैं इस तरीके से, वी गेट क्या मिल जाएगा, दोनों वर्ड को धर के जोड़ दो, टोटल नंबर ऑफ वर्ड कितना हो जाएगा, लिख सकते हैं आप यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स विल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ क्या, टेट्राहेड्रल वर्ड, टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड प्लस में क्या आ जाएगा आपके पास, प्लस में आ जाएगा आपके पास टोटल नंबर ऑफ, क्या आ जाएगा आगे बोले, ऑक्टाहेड्रल वर्ड, क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड। पहले और दूसरे से आपको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, फटाफट धर के आप दोनों को जोड़ दीजिए तो आपको यहां से क्या मिल जाना है। लेकिन मेरे पास तो जगह नहीं है, अब तो नीचे ही आगे कैरी करना, आप आगे लिख सकते हो यहाँ पे हेंस टोटल नंबर ऑफ वर्ड, टोटल, अभी तो मत लिखो, बता फिर काम करो, कैलकुलेशन कर लो, आगे क्या कर लो, कैलकुलेशन कर लो। देखिए जगह की थोड़ी कमी है,
तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं। तो बराबर में जस्ट इसके नीचे क्या लिखोगे, और ये कितना आ गया 6.022, कितना आ गया 6.022 इंटू 10 की घात कितना है 23, प्लस में 3.011 और इंटू कितना है 10 की घात कितना है 23। अब देखिए बच्चों, कुछ लोगों को ये जोड़ में दिक्कत आता है कि सर इसको कैसे जोड़े, 23 मिला के कुछ लोग 46 कर देते हैं जो भी घात में है। ऐसा बिल्कुल नहीं करते। कभी भी आपका पावर वाला आएगा ना, तो आप एक काम कर लो, इसको कॉमन निकाल लो। ना रहेगा तो आपको कॉमन बनाना है, और कॉमन बना के आपको बाहर निकालना है। अदरवाइज आप यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, अभी देखो कैसे कॉमन निकालते हैं। आपने 8वीं क्लास में किया होगा। इसको ब्रैकेट से बाहर निकाल ले और गुना कर दे 10 की घात कितने से 23 से। सीधे मत जोड़ देना, सीधे जोड़ोगे गड़बड़ हो जाएगा। जब कभी गुना वाला रहे और पैरेलली जोड़ना रहे, तो जो भी कॉमन टर्म्स है उस टर्म को, उस पद को हम बाहर निकालते हैं, सिंपल बाकी एडिशन करते हैं। तो कितना बन जाएगा, यहां से तो बन गया 9 ना, और यहां से कितना आ जाएगा 33 इंटू 10 की घात कितना हो गया 23। डन। तो ये तो देखो आपका कैलकुलेशन हो गया। अब आ जाते हैं आंसर पार्ट पे, जिस पर आपको बोर्ड नंबर देता है। तो देखिए रिप्रेजेंटेशन आपके, और ये चीज आपको सीखना आना चाहिए कि मतलब लाइक किस तरीके से आप, ये तो हो गया, कुछ लोगों को लगता है यही मिल गया। क्यों, आपके बड़े भैया या फिर कोई भी ऐसे लोग पेपर में 100 का लिख के आते होंगे और उनको नंबर मिलता होगा 85, 88, 87, जबकि उनका सारा भी सही होता है। ये भी बात सही है। नंबर नहीं मिलने का कारण ये कि वो वहीं छोड़ देते हैं। एक्चुअली बोर्ड का मतलब होता है सिस्टमेटिक रिप्रेजेंटेशन, वैसे भी साइंस का भी यही मतलब होता है, सिस्टमेटिक एक्सप्लेनेशन। तो आपका आंसर अभी आया नहीं, सवाल में जो पूछा उस लहजे में आपको डालना पड़ेगा क्या, हेंस। हेंस, अब आप हेंस वर्ड यूज करो, हेंस द टोटल, हेंस द टोटल, हेंस सीधा लिखो, द छोड़ो, टोटल नंबर ऑफ। अब दो सवाल का पार्ट था, एक था टोटल नंबर ऑफ, आपको क्या बताना, एक तो पार्ट था आपका टोटल नंबर ऑफ, आपको टेट्राहेड्रल वॉइड बताना आपका काम था, और एक काम क्या था, टोटल नंबर ऑफ वॉइड बताना। क्या काम था, टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स बताना। ये दो काम आपके थे जिसको अपने को कंप्लीट करना था। तो ये लिखते हुए टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड बच्चों कितना आ गया 6.022 इंटू 10⁻23, और ये कितना आ गया टोटल नंबर ऑफ वॉइड, टोटल नंबर ऑफ वॉइड आपका आ गया 9.023 और इंटू 10 की घात कितना होगा 23। अब एक चीज और जाने, जो बाकी बाहर के लोग जो दिल्ली एमपी वगैरह में रह करके करते हैं, और आप देखते हो कि जनरली उन लोगों के परसेंटेज बहुत बनते हैं। आपने देखा अभी भी पेपर वगैरह में आता है 97, 98, 99% आते हैं। रिजल्ट बिहाइंड देखे थोड़ा सा क्या, अब आपने तो ये लिख दिया। अब बोर्ड वालों को क्या है ना कि अगर आप इसमें एक बहुत छोटा सा काम कर दोगे ना, तो आपकी कॉपी 100 कॉपी के ऊपर भारी पड़ जाएगा। कितनी कॉपी के ऊपर भारी पड़ जाएगा भाई, 100 कॉपी के ऊपर भारी पड़ जाएगा। कि जो भी आपका आंसर आया है, फिर से जो भी आपको आंसर आया है उसको आप किस में डाल दो, उसको आप डब्बे में डाल दो। किस में डाल दो, डब्बे में डाल दो। मोस्टली तो ये सारी ट्रिक्स हम आपको लास्ट टाइम भी बताएंगे जब पेपर पास में आने वाला होता है, क्योंकि तब तक के करीब में सिलेबस कंप्लीट करना ही अपना मेन टारगेट नहीं होना चाहिए। मेन चीज तो है कि आप पेपर में कितना बढ़िया रिफ्लेक्ट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, पेपर में कितना बढ़िया रिफ्लेक्ट कर रहे हो। तो अगर आपका सिलेबस कंप्लीट होगा तभी तो हम बाकी इन सभी चीजों पर ध्यान देंगे, तभी तो एक अच्छा और रेपुटेड स्कोर बना पाएंगे। बात समझ में आ रहा है ना। चलिए, तो ये वाली बात है कि जब कभी आपका आंसर आता है तो अल्टीमेटली उसको डब्बे में डाल दें। अब एग्जामिनर क्या देखेगा, क्लियर कट तो आपका सॉल्यूशन देखेगा, एंड एट द एंड वो आपके आंसर देखेगा, अपनी कॉपी से मिलाएगा, कहेगा भाई ये तो सही है। आपका एक बहुत अच्छा इमेज एग्जामिनर के दिमाग में चिपक जाता है। एक बार जहां वो हो गया, फिर तो कभी कभार कहीं थोड़ा बहुत भी ऊंच नीच होगा ना, वो भी एग्जामिनर बोलता है कि नहीं यार इस बच्चे ने आगे बहुत अच्छा लिखा है। डन। तो उससे आपको बहुत बेनिफिट मिल जाएगा। इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा। फिजिक्स वगैरह में बहुत ज्यादा आता है, जब अगर आप मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे, कैलकुलेशन इतने ही गंदे गंदे आते हैं, तो वहां पर भी आपको ये वाला चीज काम में आ जाएगा। बायो वाले लोगों को थोड़ी दिक्कत होती है यार कैलकुलेशन में, मैं समझ सकता हूँ, बहुत बच्चों ने बोला भी है। तो देखो कभी भी ऐसे गुना रहता है ना, तो उसको आप कॉमन निकाल के बाहर निकाल सकते। डन। आप एक बार ये काम कीजिए, इसको नोट कीजिए, इसके जस्ट बाद हम लोग डिस्कस करते हैं अपने तीसरे सवाल। फटाफट इसको नोट कीजिए। शायद से उधर वाला पोर्शन आपका दिख नहीं रहा था, इसलिए उसको थोड़ा उधर कर दिया हमने। चलिए अब इसको मिटा देते हैं ना, अब दिख रहा होगा आपको उधर वाला पोर्शन। डन। चलिए हम इसको मिटाते हैं, फिर बढ़ते हैं अपने अगले सवाल के लिए, जो कि अपना क्या है, जो कि है अपना 1.16। शायद कितना है 1.16। अब इस सवाल में तो आप लोगों ने महारत हासिल कर लिया, क्योंकि हमने एक वीडियो ही इस पे बनाया था, इसी सवाल पे बेस्ड, कि अच्छा जी उस टाइम तो हमने इंडेक्स क्यों नहीं कराया,
क्योंकि सारे टॉपिक कवर नहीं होते बच्चों, इसलिए हम उस टाइम पर इंटेक्स नहीं करवा सकते थे, मजबूरी थी अपनी। और इंटेक्स को तोड़ तोड़ के कराने का भी मतलब नहीं है, एक बार कराओ तो कंप्लीट टॉपिक कराओ, सही है। चलिए अब आइए जी अगला देखते हैं आगे क्या था, समझ में आने डब्बा वाला खंडा। चलो न्यूमेरिकल वगैरह में खास करके ऐसा काम करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपन आगे, क्या हिसाब किताब है। क्वेश्चन और है आपके पास कि बोल रहा है 1.16 की बात कर रहे हैं बच्चों ना, तो इसको 5 की जगह पे आप कितना कर लो, थोड़ा इधर ही कर देता हूं मैं, 1.16 कर लो, डन। चलिए 1.16 में देखिए क्या बोल रहा है कि एक कंपाउंड है जो कि दो अलग अलग एलिमेंट से मिलकर बना है। कितने अलग अलग एलिमेंट से मिलकर बना है? दो अलग अलग एलिमेंट से मिलकर बना है। एक आपका क्या है M और एक आपका क्या है भाई साहब N। तो आप क्या लिख दो, कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय M एंड N। ये दो अलग अलग टाइप के हैं आपके, जिससे मिलकर आपका क्या बना है, जिससे मिलकर आपका कंपाउंड बना है। चलिए अब क्या बोल रहा है कि N एटम कहां पे बैठ रहा है? CCP पे बैठ रहा है। कहां बैठ रहा है? CCP पे। तो जस्ट आप इसके नीचे क्या लिख दो, आप लिख दो नीचे N। क्या लिख दो आप आगे नीचे N। अब N के अलावा और M भी लिखा है, तो आप एक काम करो पहले M के बारे में ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप तो ऐसे M लिखो, हमने पहले भी आपको सिखाया था, और यहां पर क्या लिख दो N लिख दो, डन। चलिए अब क्या बोल रहा है कि M कहां पे है, तो उसके रिगार्डिंग में जानकारी आप अगर लास्ट वीडियो याद अगर आपको आ रहा होगा तो हमने कुछ तो यहां लिख दिया था। क्या बोल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप चाहो तो ऊपर में डाल सकते हो। क्या लिखा है? एलिमेंट N फॉर्म, एलिमेंट M की बात करें जरा, तो M कहां ऑक्यूपाई कर रहा है? 1/3 ऑफ द टेट्राहेड्रल वर्ड। कहां पे? 1/3 ऑफ द टेट्राहेड्रल वर्ड। तो आप यहां पे लिख सकते हो ऑक्यूपाइज 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स, डन। चलिए N की बात करें तो N कहां ऑक्यूपाई कर रहा है? ये आपका ऑक्यूपाई कर रहा है, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, ऑक्यूपाइज ऑल CCP लैटिस पॉइंट। अब आप एक बात बताओ बच्चों, हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है CCP आप किसको बोलते हो, बताओ CCP आप किसको बोलते हैं? CCP तो सर हम उसे ही बोलते हैं जो अपना FCC होता है, डन। आप ये सारी चीजें अपने को दिमाग में फंक्शन करना है। और अगर बात करें CCP आपका कितना हो गया FCC, और FCC के लिए टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं बच्चों? वो होते हैं आपके 4। अब जब अगर टोटल नंबर ऑफ एटम अगर इस केस में 4 होता है, तो टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड कितना हो जाएगा आपका? 8। टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड कितने हो जाएंगे आपके इस केस में? 8। और ध्यान से सुने कि वो M, एक बात बताओ, क्या सभी टेट्राहेड्रल वर्ड पे है? ध्यान से देखिए, जैसा सवाल बोला है, क्या M सभी टेट्राहेड्रल वर्ड पे है? तो इसमें आप क्या बोलोगे कि नहीं सर सब पर तो नहीं है, उसके 1/3 भाग, मतलब 1/3 ऑक्टाहेड्रल वर्ड पे, मतलब 1/3 ही टेट्राहेड्रल वर्ड पे, माफ कीजिएगा, 1/3 ही टेट्राहेड्रल वर्ड को ऑक्यूपाई कर रहा है। तो 1/3 ऑफ व्हाट, मतलब 1/3 किसका? टेट्राहेड्रल वर्ड का। तो आप यहाँ पे क्या डाल दोगे? 1/3 किसका? टेट्राहेड्रल वर्ड। और टेट्राहेड्रल वर्ड का संख्या कितना है आपके पास? 1। टेट्राहेड्रल वर्ड की संख्या कितनी हो जाएगी? आपका हो जाएगा 8। तो यहाँ पे M बराबर क्या लिख दोगे? 8/3। बात करो जरा N के बारे में, तो N एक बात बताओ कितनी जगह पे ऑक्यूपाई कर रहा है? सारे लैटिस पॉइंट पे, CCP लैटिस पॉइंट। अब CCP लैटिस पॉइंट कितना होता है बच्चों? वो होगा इस केस में कितने लैटिस पॉइंट, मतलब उस लैटिस पॉइंट पे टोटल कंट्रीब्यूशन कितने होते हैं एटम्स के? वो होते हैं सर 4। कितना होता है? 4 बताया था ना। तो N के इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे? वह हो जाएगा आपके पास 4। कितना हो जाएगा? 4, डन। और यहां कुछ तो ऐसा नहीं बोला 50% ऑफ द CCP लैटिस पॉइंट, नहीं बोला ना, वो तो सारे लैटिस पॉइंट पर बोला, मतलब इन द सेंस कि उसमें इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितना होगा वो हमने यहाँ पे लिखा है, सही है। तो आप इसके यहां तो ये लिख दिया, आप चाहो तो इसके माथे पर आप एक कॉलम भी बना सकते हो। क्या कॉलम बना सकते हो? इफेक्टिव नंबर ऑफ M एंड N इन अ यूनिट सेल। किसी भी एक यूनिट सेल में इफेक्टिव नंबर ऑफ M और इफेक्टिव नंबर ऑफ N कितने होंगे वो आपको यहां पे दे रखा है, ये तो क्या हो गया? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये तो क्वेश्चन के हिसाब से का कंस्ट्रेंट है। देखिए सवाल के लाइंस को आपने किस में बदल दिया? टेबल में कह लो आप, या फिर कह लो आपने फिगर में बदल दिया। अब
इन दोनों से मिलके कंपाउंड का फॉर्मुलेशन करना हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब बताएं जरा m कितना हो गया नेट, वह हो गया 8/3। n तो आपका कितना ऑलरेडी 4 है, तो क्या लिख दोगे यहाँ पे m 8/3 और इनटू कितना हो जाएगा, इनटू नहीं, जैसे कोई कंपाउंड कैसे लिखते हो ऐसे तो लिखते हो, n कितना हो जाएगा आपके पास 4, कितना हो जाएगा n, बताएं n कितना हो जाएगा आपके पास 4। अच्छा जब आप एक बात कहो, क्या कभी आपने कुछ इस तरीके का फॉर्मूला सुना है क्या, मतलब कुछ 8/3, क्योंकि 8/3 तो कभी कोई 8/3 तो कभी कोई एटम होगा ही नहीं। आप तो सिंपल फॉर्मूला सुनते हो ना, तो अब इसको क्या करो, आप इसको सिंपलेस्ट इंटीजर में कन्वर्ट कर लो, मतलब सिंपलेस्ट प्राइम नंबर में कन्वर्ट कर लो। उसके लिए हमने आपको लास्ट वीडियो में भी टेक्निक बताया था क्या। अब तो आप एक काम करो, यहाँ पर 8 है और बटा में कितना है 3, तो आप एक काम कर लो, इधर भी आप 3 से गुना कर दो और यहाँ ऑलरेडी कितना है 4 और इसको भी आप किससे गुना कर दो, 3 से गुना कर दो, तो यहाँ तो 3 से 3 कट जाएगा। अल्टीमेटली फॉर्मूला कितना बन जाएगा आपके पास m 8 और n का वैल्यू कितना हो जाएगा 12। एक बात बताओ, क्या ये अभी भी सिंपलेस्ट रेशियो में है क्या, नहीं है ना। तो आप एक काम करो, इसमें से कितने से भाग कर दोगे, दोनों को 4 से भाग करोगे तो m कितना हो जाएगा, m 8 बटा क्या कर दो 4 और n में भी क्या कर दो 12 और बटा में कितना कर दो 4, तो आपका कितना निकल करके आ जाएगा m, देखिए जरा ये कट के हो जाएगा 2, ये कट के हो जाएगा 3, तो m2 और n कितना आ जाएगा आपके पास 3। डन। चलिए और फिर वही लास्ट वाला लाइन हमने आपको समझाया था क्या, हेंस द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड विल बी क्या हो जाएगा आपका, आप लिख सकते हैं, यही लिख दो क्या m2 और कितना हो जाएगा n3। ये लिखते हुए अगेन आप इसको किस में डाल दोगे, इसको आप डब्बे में डाल देना, ताकि एग्जामिनर की नजर यहां पर है और आपकी रिप्रेजेंटेशन पे पड़े कि आपने इस सवाल को रिप्रेजेंट कैसे किया। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ सही है यहाँ तक। तो आप अगेन इस सवाल को नोट कीजिए, फिर हम मूव करते हैं अपने अगले सवाल में। इस सवाल में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगा। ये काम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपने जैसे सुना होगा Al2O3, आपने तो कंपाउंड्स का नाम इसी सिंपल में सुना होगा, कभी तो कंपाउंड का नाम आपने फ्रैक्शन में तो याद नहीं किया होगा। इसी वजह से उन यौगिक के रासायनिक सूत्र को हम क्या करते हैं, सबसे सिंपलेस्ट रूप में लेके आते हैं। डन। और एक्चुअल तो उसका हिसाब किताब क्या होगा, ये होगा, लेकिन हम उसके जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करते हैं तो यहां पर कोई ना कोई एक क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। डन। चलिए फटाफट आप इसको नोट कीजिए, फिर अपन बात करते हैं 1.7 के बारे में। कर लिया क्या, चलिए ना इसको मिटा दे रहे हैं और स्टार्ट करते हैं 1.7 वाला क्वेश्चन। समझ में आ रहा होगा यार, और हम सारे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली किसी भी टाइप की कोई परेशानी नहीं रह जाएगी। फिर तो आपको प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चंस लगाने हैं और इस टॉपिक से आपको बोलना है बाबा भाई अब अपने को कोई डाउट नहीं है, और पेपर में भी आपसे सारे सवाल लगेंगे। क्या लगेंगे, सारे सवाल लगेंगे। आइए जरा बात करते हैं 1.17 के बारे में, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है 1.17। क्या है भाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन है 1.17। क्या बोला है कि which of the following lattice has highest packing efficiency, किस लैटिस का पैकिंग इफिशियंसी सबसे हाईएस्ट होगा। तो आपको यहाँ पे क्या लिख दो, वी नो दैट, यहाँ पर इस तरीके तीनों की पैकिंग इफिशियंसी लिख दो, फिर फाइनली बोल देना। ऐसे तो आप सबको आंसर भी पता होगा कि किसका सबसे हाईएस्ट संकुलन क्षमता होता है, तो क्या बोलेंगे उसका आंसर, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका का कितना होता है, 74% होता है। कितना होता है, 74% होता है। डन। कभी कभार कंफ्यूजन में एचसीपी को भी डाल देते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर को भी, मेरे भाई उसका भी पैकिंग एफिशिएंसी 74% ही निकलता है। ये पॉइंट आप लोग लिख लीजिए, जानकारी वाली चीज है जो कि आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, वी नो दैट, क्या लिख देंगे यहाँ पे, वी नो दैट पैकिंग एफिशिएंसी, मतलब यहाँ पर तो आप लिख दो टाइप ऑफ यूनिट सेल, टाइप ऑफ यूनिट सेल यूं लिखना चाहिए इस क्वेश्चन को, डायरेक्टली एक लाइन में शॉर्टकट नहीं बनाना चाहिए, टाइप ऑफ यूनिट सेल। और यहां पर तो आप क्या लिख दो, जितने आपके पेपर में डब्बे बने रहेंगे, क्या डब्बे बने रहेंगे, डब्बा मतलब समझ रहे हो ना, कि मतलब डेटा को आप इफिशियंसी, बात करते करते गड़बड़ हो रहा है स्पेलिंग, सही है ना, जितने आपके डब्बे बने रहेंगे उतना ही बेहतर तरीका, मतलब आपको आपकी कॉपी का जो रिप्रेजेंटेशन होगा उतना फाड़ होगा, उतना बढ़िया होगा, मतलब, और जितना बढ़िया होगा उतने बढ़िया मार्क्स मिलने के चांसेस है। चलिए जिस चीज में कंपैरिजन करने बोला है, इसने कंपैरिजन करने बोला है सिंपल क्यूबिक, फिर इसने कंपैरिजन करने क्या बोला है, इन्हें कंपैरिजन करने बोला है बॉडी सेंटर्ड, और फिर इन्हें बोला है क्या,
सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। चलिए इस सवाल में भी देख सकते हो आप यार, तीसरा वाला जो है वह आपका हेक्सागोनल क्लोज पैक लैटिस बोला। किसका बोला है? हेक्सागोनल क्लोज पैक लैटिस बोला। तो चलिए इसका ही हम लोग कंपैरिजन कर देंगे। आपका क्वेश्चन ही आ गया यहाँ पे, जबकि ध्यान से सुने कि इस मतलब चैप्टर के बीच में इनने कहीं इसके बारे में बात नहीं किया है, लेकिन एक सवाल के थ्रू देखो इनने डाल ही दिया कि इसका कितना होगा। हेक्सागोनल क्लोज पैक लैटिस, क्लोज पैक लैटिस। अब ये क्यूब नहीं बनेगा ना, तो हेक्सागोनल बन गया, सही है। चलिए तो अब अपन एक काम करते हैं, अब अपन स्टार्ट करना मतलब लिखना स्टार्ट करते हैं कि किस किस का कितना पैकिंग एफिशिएंसी होता है। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का कितना होता है आप सब जानते हो, इसका होता है सर 52.4%। कितना होता है? 52.4%। बॉडी सेंटर का कितना होता है बच्चों, इसका भी आप लोगों ने याद किया था 68%। कितना भैया? 68%। डन। अगर बात करें हेक्सागोनल का तो इसका कितना हो जाएगा, अभी हाल हमने आपको बताया 74%। कितना होता है इसका? 70 और आगे कितना 4 और आगे कितना परसेंट। डन। अब जिस भाषा में सवाल पूछा उस भाषा में डाल दीजिए। हेंस वी कैन से दैट, हेंस वी कैन से दैट। ये लिखना आपको आ जाएंगे जी, आप ये मत सोचो कि आपको ये लिखने नहीं आता सर इंग्लिश इंग्लिश अपने को। हेंस वी कैन से दैट हेक्सागोनल closed pad lattice have क्या बताएं, क्या have highest packing efficiency, highest packing efficiency संकुलन क्षमता CNC and that is और वह कितना है, and that is 74%। That's it। बस आपको इतना लिखना है और आपका ये सवाल भी खत्म हो गया। डन है यहां तक? चलिए सही है, बढ़े आगे। चलिए अब आपके पास एक और न्यूमेरिकल है जो कि 1.18 है। इतना आप नोट कीजिए, फिर हम लास्ट न्यूमेरिकल करेंगे और इस वीडियो को भी एंड करेंगे। चलिए फटाफट इसको नोट कीजिए। कर लिया गया? चलिए अब हम इसको मिटाते हैं और सबसे आखिरी न्यूमेरिकल को करते हैं। और शायद आपको ध्यान होगा उस वाले के भी बिहाफ में हमने आपको एक अलग से न्यूमेरिकल ऑन डेंसिटी ऑफ अ सॉलिड नाम का आपका ऊपर एक लेक्चर पढ़ा होगा। कंप्लीट बातें और कितने तरीके से न्यूमेरिकल आ सकता है उसके बारे में हमने वही बात कर ली थी। डन। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस न्यूमेरिकल के बारे में। और जब कभी भी ध्यान से सुनो बच्चों, जब कभी भी डेंसिटी पर न्यूमेरिकल पूछे तो अपने को क्या करना होता है, अपने को कंप्लीट डेटा लिखना होता है। क्या लिखना होता है? कंप्लीट डेटा लिखना होता है। इस तरीके से उसका भी फॉर्मेट हमने आपको बताया था। इसका हो जाएगा 1.8 और आप क्या लिखोगे? इट इज गिवन दैट। कैसे से स्टार्ट करते हैं? स्टार्ट करते हैं इट इज गिवन दैट। लास्ट न्यूमेरिकल है आपका, तो बहुत आराम से आप देखें इट इज गिवन दैट कितना है। मोलार मास दे रखा है इसका, मोलार मास दे रखा है आपका कितना दे रखा है 2.7। बच्चों यूनिट बहुत जरूरी है, आपको साथ साथ में यूनिट भी लिखते रहना चाहिए, क्योंकि हमने आपको पहले भी बताया था कि अगर आप यूनिट नहीं लिखेंगे तो चीजों में गड़बड़ी हो जाएगी। डन। मोलार मास आपको ये दे रखा है। फॉर्म्स अ क्यूबिक यूनिट सेल, कोई एक क्यूबिक यूनिट सेल बनाता है विद हैविंग एज लेंथ। आपको एज की लंबाई जो है, भुजा की जो लंबाई है वह आपको दे रखा है 405 पिकोमीटर। कितना दे रखा है? 405 पिकोमीटर। पहली बात आप मोलार मास देखिए वो किसमें है? किलोग्राम में। तो आपको समझ में आ रहा है कि इस बार हम बात सीजीएस में नहीं करके किसमें कर रहे हैं? एसआई में कर रहे हैं। किसमें कर रहे हैं? एसआई में कर रहे हैं। दो चीजें होंगी, आए आगे देखें किसके बारे में बात करें। यहाँ पे डेंसिटी, डेंसिटी कितना दे रखा है 2.7 और इनटू 10 की पावर कितना दे रखा है 3 केजी पर कितना दे रखा है मीटर क्यूब। अब जो पर में मीटर क्यूब है आप तो क्या करो, आप तो उसको नीचे लगाओ। कितना है? केजी पर मीटर क्यूब। लास्ट वीडियो में या फिर जब भी हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किया था तो वो था अपना ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब अगर सवाल किलोग्राम पर मीटर क्यूब में दे रखा है तो रहने देते हैं, ये भी आपका किलोग्राम में है, बस केवल इसको किस में कन्वर्ट कर लेते हैं? मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। अदरवाइज अगर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में होता तो यहां पर भी आप इसको क्या बना ले जाते? ग्राम बना ले जाते। नंबर एक बात। या नहीं तो की तो आप इसको ग्राम में ले जाओ, इसको सेंटीमीटर क्यूब में ले जाओ और इसको भी ग्राम और सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दो। तो आसान यहां पर क्या है कि इसको रहने देते हैं और बस केवल इतना कन्वर्जन करना होगा। और ये तो बच्चों हमने आपको पहले भी बताया था कि आगे कितना लगा देते हैं, एक पिकोमीटर में कितना मीटर होता है? 10 की घात माइनस का 12 मीटर होता है। कितना होता है? 10 की घात माइनस का 12। चलिए अब आपसे सवाल में क्या पूछा है
कि व्हाट इज द नेचर ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। क्या पूछा है? नेचर ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में बात किया। तो लिख देंगे यहाँ पे टू नो, क्या लिख देंगे? यहां लिख सकते हैं टू नो द नेचर ऑफ cubic unit cell, we have to calculate the value of डेंसिटी के फॉर्मूले में क्या अननोन आपको लग रहा है? डेंसिटी के फॉर्मूले में आपको जेड नहीं पता है ना, जेड पता पड़ जाएगा तो आपको वैल्यू पता पड़ जाएगा। तो क्या लिखेंगे? वैल्यू ऑफ वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इनसाइड अ यूनिट सेल। देखिए अगेन हम आपको बता रहे हैं, चिंता मत कीजिए, धीरे धीरे आप अभी से लिखने की आदत डालिए और एट द एंड आप सब कुछ लिखना सीख जाइएगा जिस तरीके से मेरे दिमाग में बातें आती हैं। यहाँ कुछ याद नहीं करना होता यार कि किस तरीके से लिखा जाता है। तो एक्चुअली 11th में आपने थोड़ी कम प्रैक्टिस की होगी, इसी वजह से ऐसा हो रहा है। बट हम लगातार सारे इंटेक्स क्वेश्चन करवाते जा रहे हैं, होपिंग आपका बहुत जल्दी ये इन चीजों की प्रैक्टिस हो जाएगी। कि बोर्ड का तो मतलब मैंने आपको पहले ही बताया कि रिप्रेजेंटेशन का एक खेल है। डन, चलिए दैट इज, आप आगे चाहें तो लिख भी सकते हैं, दैट इज क्या? जेड। फिर क्या करना होता है बताओ? इट इज गिवन दैट वी हैव टू फाइंड दैट के बाद अगला क्या टॉपिक होता है? अगला होता है वी नो दैट। क्या जानते हैं हम लोग भैया? वी नो दैट। क्या डालेंगे यहाँ पे? यहां डालेंगे डेंसिटी का फॉर्मूला। क्या डालेंगे? डेंसिटी का फॉर्मूला। तो डेंसिटी बराबर क्या होता है बताओ? डेंसिटी बराबर तो याद ही करवाया, अब तक की करीब में याद भी हो गया होगा सर, जेड इंटू एम, और अपॉन में क्या होता है? ए क्यू, और इंटू कितना होता है? अवोगाड्रो नंबर। क्या होता है? अवोगाड्रो नंबर। अब आप देखो कि इस फॉर्मूला में क्या आपको नहीं पता है? बस जेड नहीं पता है, और हमने आपको रूपांतरित करना सिखाया भी था। बाकी सारी वैल्यूज आपकी नोन है। तो यहां से क्या कर देंगे? इट इंप्लाइज दैट जेड बराबर कितना हो जाएगा? जेड बराबर हो जाएगा डी और इंटू ए क्यू और इंटू एन ए, और अपॉन में क्या हो जाएगा? बटा में क्या हो जाएगा? बटा में हो जाएगा आपका एम। डन। यहां तो सारी वैल्यूज डायरेक्टली आपको दे रखी हैं। एक यहां पे ए क्यूब है, और यहां आपको क्या पता है? यहां आपको ए पता है, और ये ए क्यूब क्या होता है बच्चों? वही वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। तो आप एक काम करो, अलग से ए क्यूब निकाल लो तो थोड़ा बेहतर रहेगा, अदरवाइज यहां कैलकुलेशन थोड़े गंदे होते चलते चले जाएंगे। आप ना हमेशा एक काम करना, आप यहां पे लिख सकते हो ऐसे, हेयर ए क्यूब इक्वल्स टू कितना। यहां पे ए क्यूब पहले निकाल लो। आपको पता है कि ए बराबर कितना आपके पास? 405, और इंटू 10 की पावर माइनस का 12, इंटू 10 की पावर माइनस का 12, और आगे क्या लगाया? मीटर, और इसका ही क्या करना आपने? तो क्यूब करना। हमने बताया इंडिविजुअली इसका भी क्यूब करो, इसका भी क्यूब करो, और इसका भी क्यूब करो। आप वो वाला वीडियो जरूर देखिएगा, वाला टॉपिक वाला। आए 405 के क्यूब करते हैं। क्या करते हैं? 405 का क्यूब करते हैं। चलो कुछ का तो पोर्शन यहां कर लेते हैं, आप तो अपने रफ कॉपी के लिए बगल में जगह छोड़ना, वहां कर देना। यहाँ थोड़ा जगह का दिक्कत है, सब इधर उधर कर। चलिए क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 × 5 = 25, और 5 चौके कितना हो जाएगा? 20। गुना तो करना आता है ना, और ये क्या रह जाएगा अपना बेचारा? 0 0 0 वाला यूं ही रह जाएगा, और इसको 4 टाइम करना है तो ये कितना हो जाएगा? 20, और 4 चौके कितना हो जाएगा आपका? 16 होगा ना। बताओ 5 चौके कितना हो गया? 20, 4 चौके कितना हो गया? 16। तो देखो हमने वर्ग तो कर दिया, हमने स्क्वायर तो कर दिया। कितना आ गया आपके पास? 164, और कितना आ गया? 25। चलिए अभी देखिए, मेहनत वाला तो काम नो डाउट है, बट प्लीज जब मैं आपके सामने यहां लिख के कर रहा हूं तो आप कैलकुलेटर के यूज करोगे, मत करो कैलकुलेटर यूज। क्योंकि अगर आप वो कर रहे हो तो आप फिजिक्स के लिए और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल के लिए खुद के लिए गड्ढा खोद रहे हो। थोड़ा सा है, कोई दिक्कत नहीं, हम आपके लिए फाइट मार रहे हैं ताकि आप हैबिचुएटेड हो। अब आप आ जाइए, इसका क्यूब करना है ना, कोई दिक्कत नहीं, कर लेते हैं यार क्यूब। क्या हो गया? अब आपको सिखाने में अगर इतनी जरूरत पड़ रही है तो हम तो इतनी मेहनत कर लेंगे। अब 25 × 25 कितना हो जाएगा? 125, 5 चौके कितना हो गया? 20, 16 × 5 = 80, और 2 कितना हो जाएगा? 82। आप जैसे अपने हिसाब से करते हो उसी हिसाब से करो, वो कोई इश्यू नहीं है। हम तो बस 1 2 3 4 और कितना हो गया? 5 था तो 5 0 बिठा दिया। अब 25 चौके कितना हो जाएगा आपके पास? 100। 25 चौके कितना हो जाएगा? 100। 4 चौके कितना हो गया? 16। गड़बड़ कर दिएगा। अब 5 चौके 20, हाथ में 0, 4 दूनी 8, 2 10, हाथ में 0, हाथ में 1 एक्चुअली, तो यहाँ आ गया 1। फिर 4 चौके कितना हो गया? 16। अब 16 चौके कितना होगा? 64, और 64 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 65 होगा। आए
फाइनल अब हम यहाँ पर आंसर लिखने के लिए रेडी हैं। यहाँ कितना हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 3 और 8 6 कितना हो गया 14 और यहाँ कितना आ जाएगा 5 1 6 और यहाँ भी कितना आ जाएगा 6। तो देखिए आपका क्यूब कितना निकल करके आ गया 405 का 6 6 4 3 0 1 2 5। अब 6 मत बोलो तो 6 कहते हैं। डन। आइए तो यहाँ पर हम इसका क्यूब तो हम यही लिख देते हैं। कितना आ गया आपका यहाँ पे क्यूब इसका क्यूब आ गया आपके पास कहाँ लिख दें, यही लिख दें। चलो यहाँ नहीं लिखते, बगल में लिख देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। ये आपका आ गया 6 6 4 3 0 1 2 5। देखो 405 का तो ये क्या आ गया क्यूब। स्क्वायर हमने यहाँ बनाया, जगह की कमी के कारण हमने क्या कर दिया, हमने क्यूब तो यहाँ कर दिया। तो इसको चलो घेर देते हैं। डन। इतना आ गया तो इसका ही अभी इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 की पावर -12 और गुना 3 करना होता है। ये हमने बताया वो कैसे हो रहा है। प्लीज आप लास्ट वाला वीडियो देखिए जब हम पहली बार न्यूमेरिकल सिखा रहे थे, वहां पर आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा इतना गुना 10 की पावर -36 टाइम्स कितना आ जाएगा मीटर क्यूब, टाइम्स कितना आ जाएगा आपका मीटर क्यूब। चलिए भाई साहब यहाँ पर तो आप इसको क्या कर लो, इसको तो कर लो आप शाम, क्या कर लो शाम। हाफ पार्ट हो गया। आए अब क्या करते हैं, आप इसको मान लेना ना इक्वेशन नंबर 1। सारी चीजें कनेक्टेड रहेंगी आपकी। क्या करेंगे नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, नाउ फ्रॉम। देखिए अब अगर ये सारी चीजें नहीं लिखते हो ना तो आपके नंबर काटने के गुंजाइश रहते हैं, कभी भी फिर 100 में 100 नहीं आता। अब ये सारी चीजें आपको एक बार में नहीं आएगा, आप तो हमारे साथ काम करोगे, हम हमेशा न्यूमेरिकल में इतनी चीजें लिखेंगे, फिर आप भी बट हैबिचुएटेड हो जाओगे कि नहीं यार हम भी लिख सकते हैं। आपके अपने दिमाग से आएगा, ये कोई रटता नहीं है कि नाउ लिखना है कि क्या लिखना है। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 से आप क्या बोल सकते हो, समीकरण 1 से आप क्या बोल सकते हो, z बराबर क्या था आपका d इंटू ए क्यूब। तो चलिए अब जरा वैल्यूज डालना स्टार्ट करते हैं, बुक का तो काम हो गया है। d का वैल्यू डालो आप यहाँ पे, तो d बराबर कितना हो जाएगा 2.7 और इंटू 10 की पावर कितना है 3। सबसे इंपॉर्टेंट कि आपको यूनिट लेके चलना है, क्या यूनिट लेके चलना। तो d आपने लिख दिया, गुना अब आपको करना है किससे, ए क्यूब से। आए ए क्यूब लिखे बहुत आराम से, 6 6 4 3 0 1 2 5 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा बच्चों का -36 और आगे क्या आ जाएगा मीटर क्यूब। डन। और गुना में क्या आपके पास Na, तो गुना कर देंगे Na। अब देखिए Na का तो वैल्यू क्या होता है 6.022 इंटू 10 की पावर कितना होता है 23। लेकिन कैलकुलेशन पर्पज से आप क्या कर दो ना, कैलकुलेशन पर्पज पे आप 6 गुना भी लिखते हो तो कोई गड़बड़ी नहीं है। इतना आगे क्या हो जाएगा नंबर पर में क्या हो जाएगा मोल, ये लिखना हमने आपको सिखाया है। मतलब एक मोल में कितने नंबर ऑफ एटम होते हैं 6.022 इंटू 10 की पावर कितना 23, जो कि कैलकुलेशन के लिए हमने बस केवल वहां पे क्या लिखा है 6 लिखा है, क्योंकि ये बहुत बड़ा बहुत ह्यूज नंबर है। ये तो आपका हो गया न्यूमरेटर वाली सारी बातें। आए जरा डिनोमिनेटर की बात करें तो मोलार मास है और वह मोलार मास कितना हो जाएगा 2.7 इंटू 10 की घात -2 और अपॉन में केजी पर में क्या हो जाएगा आपके पास मोल। डन। सबसे पहले तो आप यूनिट काट के चेक कर लीजिए कि जो आप कर रहे हो सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है नेचर निकालना है किसी भी क्यूबिक वो गिवन क्यूबिक यूनिट सेल का। तो उसको निकालने के लिए क्या पता पड़ना चाहिए कि कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है, क्योंकि अगर एक एटम होगा तो कितना हो जाएगा वो सिंपल क्यूबिक होगा। 2 एटम्स होंगे तो क्या हो जाएगा आपका बॉडी सेंटर होगा। 4 एटम होंगे तो क्या हो जाएगा आपका फ्री सेंटर हो जाएगा। और ऐसे कोई भी कैलकुलेशन आएंगे तो आपके पास तो यही 3 नंबर आने वाले हैं, यही 3 नंबर आएंगे आपके बोर्ड में। तो इन्हीं तीनों में से कोई एक नंबर के आसपास की वैल्यूज होंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं कैलकुलेट करना, फिर आप वहां से बता दोगे कि हाँ भाई ये गिवन यूनिट सेल अगर ये नंबर है तो हमारा सिंपल क्यूबिक है कि बॉडी सेंटर है कि फेस सेंटर है। सिंपल है ना। तो आप क्या कर दो, केजी से तो केजी यहां कट जाएगा, मीटर क्यूब से मीटर क्यूब यहां कट जाएगा, एंड मोल से मोल आपका यहां कट जाएगा। तो आपको क्या दिख रहा है, निकालने क्या वाले थे आप नंबर, और आपका आंसर भी किस में आने वाला है, सिंपली नंबर में आने वाला है। इतने नंबर ऑफ पार्टिकल, इतने नंबर ऑफ एटम। डन। चाहो तो आगे लिख भी सकते हो इतने नंबर ऑफ एटम पर मोल। नंबर ऑफ एटम मतलब नंबर का वैसे कोई यूनिट नहीं होता, बट हम जानबूझ करके नंबर ऑफ एटम के टर्म में लिख रहे हैं। डन। चलिए तो अब जरा अपने कैलकुलेशन को थोड़े सही कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, थोड़ा समेट के लिखते हैं 2.7। बिल्कुल पेशेंस रखे रहे, पेशेंस रखे रहिएगा तो भी आपका काम हो जाएगा, कोई घबराने वाली बात नहीं होती यहाँ पे। इतना और इंटू 10 की घात क्या हो गया, पावर ज्यादा है तो है जो है सो हमको लेके चलना है। बस थोड़ा कॉन्फिडेंस रखें, 2 ही मिनट में आपका आंसर आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए। बस केवल न्यूमेरिकल थोड़ा कैलकुलेटिव होता है। इतना हो गया आपका, और आगे क्या लिख दोगे आप, नंबर ऑफ एटम।
डन। ये तो आपका यहां तक पहुंच गया। अब आ जाए थोड़ा काटपीट की बारी आती है। 10 की पावर को तो हमने आपको पहले भी कहा था तंग नहीं करने, तो इसको उठा के आप ऊपर ले जाओ, क्योंकि ये माइनस का 36 आपको थोड़ा परेशान कर रहा होगा। यहां कितना है 23 है, कुछ ना कुछ तो कटेंगे वहां से। चलिए ये तो चला गया ऊपर। अब देखिए थोड़ी खुशी की बात है कि यहाँ 2.7 से 2.7 डायरेक्टली कट गया। डन। आए फिर क्या बचेगा आपका, फिर तो आपका बच जाएगा यहाँ पे 66430125 इंटू कितना करना पड़ेगा 6 और इंटू। अब आप एक बात बताओ, इसको भी उठा के ऊपर ले जाओ, तो यहाँ 10 की घात तो माइनस का 36 है, इंटू 10 की घात कितना है 3। ये वाला टर्म अभी ऊपर आएगा तो 10 की घात कितना हो जाएगा 2। देखना नीचे में माइनस में, तो ऊपर जाएगा तो किस में आ जाएगा प्लस में, और इंटू 10 की घात कितना हो जाएगा 23, और आगे लगा दे नंबर ऑफ व्हाट, नंबर ऑफ एटम्स। डन। नहीं सर थोड़ा तो गंदा लगा, कोई बात नहीं। तो देखो गुना भागी तो नंबर का ही तो खेल है, क्या दिक्कत है, आप 12वीं क्लास में वो बड़े आराम से इसको संभालोगे। अब अगेन देखिए क्या बेस सेम है, आधार सेम है, तो घातांक क्या हो जाएगा, घातांक जुड़ जाता है। तो अभी देखिए हम आपके लिए जानबूझ करके थोड़ा आगे कैरी कर रहे हैं इसको। और 6 यहाँ कितना हो गया जी, यहाँ हो गया आपके पास 430125 और इंटू कितना करना है 6 और इंटू, ध्यान से देखिए यहाँ माइनस का 36 और इन सबको धर के जोड़ दो, क्योंकि सब गुना में है तो सब क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे। तो 23 2 25 और 3 कितना हो जाएगा 28। तो 10 की घात कितना आ जाएगा प्लस में आ जाएगा आपके पास 28। इतने नंबर ऑफ क्या आ जाएंगे आपके एटम्स आ जाएंगे, आएंगे। डन यहां तक। चलिए अब आप एक काम कीजिए, इसको तो आप एक काम कर लो 6 से गुना कर लो। अच्छा वो भी करने से पहले पहले 10 की घात को थोड़ा शांत कर ले। अब अगेन बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा आपका जुड़ जाएगा। अब एक प्लस में है और एक माइनस में है, और माइनस वाले का वैल्यू जो है थोड़ा ज्यादा है, तो आप एक स्टेप और ले जाओ। बस सिखाने के लिए मैं इतना स्टेप में तोड़ रहा हूं। कितना हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 8, इतना आ जाएगा नंबर ऑफ क्या आ जाएगा आपके पास एटम्स आ जाएंगे। डन। अब ये तो देखो सिंपल गुना है, इस गुना को तो अपन कर ही सकते हैं। फिर से आप एक काम कर लीजिए, जगह बना लीजिए इतना सा मैं बनाता हूं, आप तो रफ में एक जगह करना। कितना आपके पास 66430125 को आपको कितने से गुना करना है 6 से। 6 पंचे कितना हो गया 30, 6 दूनी 12 3 कितना हो गया 15, 6 का 6 कितना हो गया 7, 6 3 कितना हो गया 18, 24 में 1 जो 6 चौक 24, 1 मिला 2 25, हाथ में कितना हो गया 2, 6 1 36, 36 2 कितना हो जाएगा 38, और 6 1 36 और 36 3 कितना हो जाएगा आपके पास 39। कितना आ जाएगा 39। समझ रहे हैं, हम आपकी भावनाओं को समझ रहे हैं, बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। जब हम भी 12th क्लास में थे तो मेरे साथ भी कुछ ऐसी सी दिक्कतें होती थी, बट कोई नहीं। जब हमें हमारे गुरुजी लोगों ने बोला कि नहीं आप थोड़ा पेशेंस रखो तो काम हो जाएगा। चलिए ये जो -8 है ना, तो आप इसको थोड़ा बैलेंस करो। -8 है तो नीचे क्या आएगा बताना जरा, 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 और ये रहा आपका 8। डन। इतने आपके पास क्या आ गया नंबर ऑफ, क्या आ गया भैया नंबर ऑफ, तो आ गया एटम्स। एक तो 0 से 1 0 आपको साफ उड़ता हुआ दिख रहा है। बाकी इन सभी जीरो को क्या आप इसके अंदर में एडजस्ट कर सकते हो, कर सकते हैं। ये तो बहुत बचपन नहीं पढ़ा था कि उसको डेसिमल फॉर्म में लिखने वाला, नहीं से। चलिए इसको डेसिमल का रूप देते हैं, तो आपका कितना आ रहा है 3.98 के अप्रॉक्स में आ रहा है। आगे की डिजिट आप छोड़ सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। यानी तो 98 के बाद ये देखो 8 है तो ये 5 किस में बनेगा 6 में, तो आप अप्रोक्सीमेटली कितना लिख सकते हो इसको आप ऐसे लिख सकते हो अप्रोक्सीमेटली 3.99 या नहीं तो कि तो 3.99 तो एटम कभी होंगे नहीं। एटम इधर 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा। तो 3.99 को भी आप रफली कितना बोल सकते हो, रफली बोल सकते हो कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू कितना, इक्वल्स टू दैट इज अबाउट टू कितना भैया 4। कितना आ गया 4। जेड का वैल्यू कितना आ गया आपके पास 4, और 4 देखते ही आपका दिमाग थोड़ा चमकेगा कि 4 नंबर ऑफ एटम कौन से वाले यूनिट सेल में होते हैं, बताए 4 नंबर ऑफ एटम कौन से वाले यूनिट सेल में होता है। सबको पता है कि सर ये तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है, और आपसे इस सवाल में पूछा भी क्या था, नेचर ऑफ यूनिट सेल बताने को। तो आप बता सकते हो, क्या लिख सकते हो, आपका आंसर आ चुका है हेंस द नेचर ऑफ, जिस भाषा में सवाल आपसे पूछा है उसी भाषा में आप आंसर देते हैं। हेंस नेचर ऑफ यूनिट सेल। एक बार फिर से सवाल देख लेते हैं कैसे से पूछा है, नेचर ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल बोला। हेंस द नेचर ऑफ, लिख देते हैं ज्यादा बेहतर, द नेचर ऑफ cubic unit cell will be
विल बी क्या, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। क्या लिख देंगे, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। और वही वाली बात कि आप आखिरी लाइन को कहां डाल दोगे, जो सबसे लास्ट लाइन आपका होता है उसको हम डबे में डालते हैं। देखिए धीरे धीरे जैसे जैसे एग्जाम के पास पहुंचेंगे हम आपको और भी बेहतर तरीके से लिखना सिखा देंगे, बट अभी तो हम उतनी चीजें ले रहे हैं जैसे कि हम भी नए नए आपके सामने सीखते हुए काम कर रहे हैं ना। सीधे एक बार में पूरा परफेक्ट तो हाथ नहीं जाने देंगे ना, फिर आप सोचोगे कि भाई मेरे से तो होगा ही नहीं। अब इतनी कॉमन सी चीजें वो हम लेकर के गए हैं। डन, कुछ नहीं दे रखा है, सारे यूनिट्स दे रखे हैं, जेड निकालने को सवाल में बोला है, और हमने आपको बोला था कि ये वो ऐसा फॉर्मूला है जिस फॉर्मूले में 4 चीजें होती हैं, 3 चीजें सवाल गारंटीड दे रखा होगा। अब डी दे रखा है, ए दे रखा है, एम दे रखा है, एन सबको पता है, जेड निकालना है। तो सबसे पहले आपने क्या करा, जेड के टर्म में उसको रूपांतरित कर दिया। अब सवाल में तो ए दे रखा है, आपको काम किसका है, ए क्यूब का, तो आपने क्या निकाल लिया, पहले ए क्यूब निकाल लिया, इसका भी क्यूब, इसका भी क्यूब और मीटर का भी क्यूब। फिर आपने क्या करा, इस वाले इक्वेशन में जाके पुट कर दिया। इस वाले इक्वेशन में पुट करा, सिंपली आप स्मार्टली कैलकुलेट करते चलते चले गए और आपका अल्टीमेटली आंसर कितना आ गया, 4। 4 आते ही आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि नेचर क्या होने वाला आपका क्यूबिक यूनिट सेल का, वह होने वाला है आपका फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। डन। तो देखिए आपके जितने इंटेक्स क्वेश्चन थे टिल 1.8 तक के करीब में हमने कवर कर लिया है। एंड अगली वीडियो ऑनवर्ड्स हम क्रिस्टल के दोष के बारे में बात करेंगे, मतलब क्रिस्टल डिफेक्ट के बारे में। एक बार मैं साइड हो जाता हूं, आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आप इसको चाहे तो नोट कर लें। डन। चल फिर आज की वीडियो के लिए इतना काफी है, मिलते हैं अपन अगले टॉपिक में। मोस्टली 90% काम हो गया, आप समझ ले मोटा मोटी, तो बस क्रिस्टल के दोष के बारे में बताने हैं और कुछ विभिन्न प्रकार के क्रिस्टल के भी बारे में आपको बताना है जो कि थोड़े मजेदार है। डन। आज के वीडियो के लिए इतना काफी है। थैंक यू।